अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। वो पुरस्रार रात और तूफ़ानी बारिश का ख़तरनाक मंज़र। आखिर जिनज़ादी क्या चाहती थी? एक और नई और सच्ची कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। मिस मत कीजिएगा और हमारे चैनल सैदा सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ उसके बेल आइकन को दबा दिया करें। मैं उस रात बहुत बुरी तरह से फंस गया था। बेपनाह बारिश थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास जो गाड़ी थी उसके साइलेंसर में पानी चला गया था। वो अचानक खराब हो गई और मैं इतनी रात गए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं अभी हाईवे पर था, शहर से 50-60 किलोमीटर के फासले पर। मैं दूसरे शहर में किसी से मिलने गया था। बादल तो शाम ही से घिर आ रहे थे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह अचानक बारिश हो जाएगी, और वो भी ऐसी कि पनाह भी नहीं मिल सकेगी। बहरहाल मैंने गाड़ी को धक्का देकर एक साइड में कर दिया और यूं ही उस हाईवे पर चलना शुरू कर दिया। मेरे पास मोबाइल तो था, लेकिन वहां सिग्नल मौसूल नहीं हो रहे थे और उसकी बैटरी भी खत्म हो गई थी। कुछ दूर तक तो मैं यूं ही चलता रहा। उस वीराने में बेपनाह खौफ भी महसूस हो रहा था। बुरा वक्त बोल कर नहीं आता, न जाने क्या से क्या हो जाए। पुरस्कार किस्म की कहानियां ऐसी ही रातों में जन्म लेती हैं। अचानक अंधेरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी सड़क पर नहीं थी, बल्कि सीधी तरफ मैदान में काफी फासले पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घर की रोशनी है। हालांकि इस बात पर हैरत होनी चाहिए कि उस वीराने में घर कहां से आ गया, लेकिन ये वक्त ऐसी बातों पर ध्यान देने का नहीं था। बस उस रोशनी की तरफ चलते रहने का था और मैं उसकी तरफ बढ़ता चला गया। सड़क से उतरकर चलने में और भी दुश्वारी हो रही थी। एक तो कच्चा रास्ता, फिर हर तरफ पानी भरा हुआ। मैं छप छप करता हुआ चलता जा रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो रोशनी गायब हो गई हो, फिर पूरी तरह वाजे हो जाती। आंखें पूरी तरह ठहर नहीं पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी वाजे होती चली गई। उस वीराने और अंधेरे में किसी मकान के खदोखाल वाजे होते चले गए। रोशनी सच में उस मकान की एक खिड़की से बाहर आ रही थी। वहां बिजली के खंभे वगैरह तो नहीं थे। न जाने उस घर के मकीन ने रोशनी का बंदोबस्त कैसे किया होगा। कुछ देर के बाद मैं उस मकान के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खोलने वाली एक औरत थी। मैं उसे लड़की नहीं कहूँगा, वो एक औरत थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 और 50 के दरमियान, जिस्म पर सलीके का लिबास। उसने मेरी तरफ देखकर सरसराती हुई आवाज में कहा, आखिर तुम आ गए ना। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। आओ, अंदर आ जाओ। देखे मोहतरमा, मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझे अंदर ले आई। मैं भी अंदर आकर खामोशी से सोफे पर बैठ गया। बहुत भीग गए हो ना, उस औरत ने कहा। कितनी दूर का सफर किया होगा मेरे लिए। मोहतरमा, आप मुझे कोई और समझ रही हैं। मैंने जल्दी से कहा। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था कि गाड़ी खराब हो गई और मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा। सब यही कहते हैं, सबकी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। उसने गहरी सांस ली। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। सर्दी लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगे। वो उठकर अंदर चली गई। कई सवालिया निशानात सामने आ गए। एक तो उस वीराने में उस मकान का होना, फिर उसका मेरे साथ रवैया, जैसे वो मुझे जानती हो और मेरा ही इंतजार कर रही हो। उसकी बातों में भी शाइस्तगी थी, यानी बहुत अच्छा लहजा था। वो कोई एब नॉर्मल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भी ये सोच ही रहा था कि वो कपड़े लेकर आ गई। इस्त्री किया हुआ कुर्ता और शलवार, साथ ही एक साफ तौलिया भी लेती आई थी। ये लो, उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस कमरे में जाकर लिबास बदल लो। मैं उसके बताए हुए कमरे में आ गया। वो कमरा शायद ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। वहां पर एक बेड और दीवार के साथ एक अलमारी खड़ी हुई थी। मैंने अपना लिबास तब्दील किया, भीगे हुए कपड़े एक तरफ रखे और कमरे से बाहर आ गया। वो मेरे इंतजार में थी। मेज पर बिस्किट और गर्मा गर्म चाय रखी थी। ये लो, बिस्किट खाकर चाय पी लो, बदन में गर्मी आ जाएगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए चाय पीनी शुरू कर दी। उस वक्त चाय की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। वो कुछ देर तक गहरी निगाह से मेरी तरफ देखती रही। फिर उसने पूछा, ये बताओ, इतने दिनों तक कहाँ रहे? देखें, आपको शायद गलत फहमी हो रही है।
मेरा नाम इरफान रजा है। हो सकता है कि आपको जिसका इंतजार हो वो मेरी ही सूरत शक्ल का कोई और हो। इरफान रजा, वो धीरे से हंस पड़ी। अपने आप को धोखा देने की कोशिश ना करो। तुम इरफान रजा नहीं हो, अमानत अली हो। मेरे अमानत, क्या हो गया है आपको? इस दौरान एक लड़की तेजी से कमरे में दाखिल हुई। वो एक नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। उसने उस माहौल के बरक्स बहुत मॉडर्न ड्रेस पहन रखा था। आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आ जाएं। मैं अमाना से बात कर रही हूँ। ठीक है, ये भी बैठे हैं, लड़की ने कहा। आप अंदर जाएं। औरत ने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और अंदर चली गई। उसके जाने के बाद लड़की ने कहा, आप परेशान ना हो, ये मेरी आपा हैं। इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। इनकी जिंदगी में अमानत अली नाम का एक आदमी आया था, लेकिन उसके साथ एक हादसा पेश आ गया। उसके बाद आपा को उसका इंतजार है। अफसोस हुआ ये सुनकर। वैसे आप कौन है? लड़की ने पूछा। मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस तरह पहुंचा हूँ। फिर मैंने उस लड़की से सवाल किया, वैसे इस वीराने में ऐसे मकान को देखकर मुझे हैरत हो रही है। दरअसल ये हमारा फार्म हाउस है। आप सामने की तरफ से आए हैं इसलिए आप देख नहीं सके। पीछे की तरफ बहुत बड़ा फार्म है। हमने यहाँ जनरेटर का बंदोबस्त भी कर रखा है, इसलिए आप यहाँ रोशनी देख रहे हैं। तो आप दोनों क्या यहीं रहती हैं? नहीं, हम शहर में रहते हैं। वीकेंड पर यहाँ आया करते हैं अपने एक मुलाजिम के साथ। इस वक्त वो अंदर सोया हुआ है। उसने मेरी बात काट कर कहा। बारिश अभी तक नहीं रुकी। मैंने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है। आप रात यहाँ गुजार सकते हैं। यहाँ कई कमरे हैं। सुबह बारिश रुक जाए तो चले जाइएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त वो औरत फिर अंदर आ गई, वही जिसे उस लड़की ने आपा कहा था। अब उसकी कैफियत कुछ और हो रही थी। नायला, उसने उस लड़की को मुखातिब किया, मेरा ख्याल है कि इन साहब को सब कुछ बता दो। इनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं, लड़की जल्दी से बोल पड़ी। आपा, आप अंदर जाइए। नहीं, लाजमी चीज मुझे बताने दो, वरना मैं घुट कर मर जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखें, मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं जल्दी से बोला, और मुझे आपके मामलात से दिलचस्पी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पनाह के लिए आया हूँ, आपके किसी राज में शरीक होने नहीं आया हूँ। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। उस औरत ने कहा, सुनो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। चले बता दें। वो लड़की झल्ला उठी। बता दे, क्या आपने अमानत अली का मर्डर कराया है? उसकी लाश अंदर कमरे में रखी हुई है। मैं उन दोनों को देखता रह गया। पता नहीं कैसा भेद था। या तो ये दोनों पागल थी या फिर शायद सच ही कह रही थी। देखें, मैंने दोनों को मुखातिब किया। आपने चाहे कुछ भी किया हो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जनाब, आपने यहाँ आकर सब कुछ सुन ही लिया है और यहाँ तक सब कुछ जान ही लिया है, तो आगे भी सुन ले। लड़की ने कहा, आपा ठीक कह रही हैं। अगर इन्होंने नहीं बताया तो शायद ये पागल हो जाएंगी। वो बेवफा था। उस औरत ने कहा, मेरा शौहर अमानत अली, जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिस पर इतना भरोसा करती थी कि ये फार्म हाउस उसके हवाले कर दिया था। ये फार्म हाउस आपा ही का है। अब उस लड़की ने कहा, अमानत भाई हर हफ्ते यहाँ आया करते थे। ये किस्सा सुनने में तो कई महीनों से आ रहा था कि वो किसी लड़की को अपने साथ लाते थे, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा था। आज इत्तेफाक से आपा को न जाने क्या ख्याल आया कि वो मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ मैंने अपने उस वफादार शौहर को किसी और के पहलू में, न जाने वो मंजर मैंने कैसे अपनी आंखों से देखा। मेरा शौहर जो सिर्फ मेरा था, अब किसी और अनजानी औरत के साथ वो सब कर रहा था। फिर उस औरत ने बताया, न जाने मुझ पर कैसा जुनून सवार हो गया कि मैंने अपने शौहर को ख़त्म कर दिया। कुल्हाड़ी मार मार कर टुकड़े कर दिए उसके, और उस लड़की को भागने की इजाज़त दे दी, क्योंकि कसूरवार अमानत था। उस लड़की को मारने से क्या होता? कुछ भी नहीं। और अब मसला अमानत भाई की लाश को ठिकाने लगाने का है। उस लड़की ने कहा, हम अभी ये सोच ही रहे थे कि उतने में आप आ गए। आपा पर तो जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी और ये समझ रही थी कि अमानत भाई वापस आ गए हैं। मैं ये कहानी सुनकर खौफजदा हो गया। क्या चाहती हैं आप दोनों? मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? हमारी मदद। उस लड़की ने कहा, अमानत भाई की लाश को ठिकाने लगाने में हमारी मदद करें। क्या? मैं उछल पड़ा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जा रहा हूँ। ये मसला तुम दोनों का है, तुम ही निपटाओ। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन उस औरत ने मुझे कमर से पकड़ लिया। वो लड़की भी उसका साथ देते हुए मुझसे लिपट पड़ी थी। खुदा की पनाह,
ऐसी सिचुएशन से कभी वास्ता नहीं पड़ा होगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों तो किसी बला की तरह मुझसे चिमटी हुई थी। मैं उन्हें बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था। इस दौरान अचानक दरवाजा खुला और कुछ लोग हंसते और तालियां बजाते हुए अंदर आ गए। वो दोनों मुझे छोड़कर अलग हट गई और अब जोर जोर से हंस रही थी और मैं अहमकों की तरह सबकी तरफ देखे जा रहा था। भाईजान, आने वालों में से एक ने मुझे मुखातिब किया। अब तक जो कुछ हुआ वो एक मजाक था। ये कैसा मजाक है? बात यह है भाई कि हम एक ड्रामा यूनिट के अफराद हैं। हम यहाँ ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं और ये दोनों हमारी नई आर्टिस्ट हैं। हम इनकी सलाहियतों पर शुबा करते थे। ये इन दोनों की प्लानिंग थी। अगर इस तरफ कोई भूला भटका मुसाफिर आ गया तो ये दोनों उसे बेवकूफ़ बनाकर अपनी सलाहियतें दिखाएंगी। ओह, तो ये बात थी। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। जी जनाब, उस लड़की ने कहा। अब बताएं, हम दोनों अच्छी अदाकाराएं हैं या नहीं? ऐसी वैसी शायद ड्रामों की तारीख में तुम दोनों का जवाब नहीं होगा। देखा डायरेक्टर साहब, अब क्या कहते हैं? अब क्या कहूँ? सबूत तो दे दिया है तुम दोनों ने। उसके बाद हम सारी रात उस कमरे में बातें करते रहे। वो लड़की मुझसे बहुत बेतकल्लुफ़ हो गई थी, बहुत खूबसूरत बातें करती थी। उसने मुझे अपना एड्रेस भी दे दिया। आप मुझसे ज़रूर राब्ता करेंगे, उसने कहा। ये मेरी दरख्वास्त है। क्यों भाई, इसमें दरख्वास्त की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि आप मुझे अच्छे लगे हैं, उसने कहा। हो सकता है आपको मेरी ये बात कुछ अजीब महसूस हो, लेकिन मैं साफ जहन और साफ दिल की लड़की हूँ, इसलिए आपसे ये बात इतनी बेतकल्लुफ़ी से कह दी है। मुझे अच्छा लगा है अंबर। मैं भी उससे मुतासिर हो गया था। मुझे तुम ही जैसी साफ गो लड़कियां पसंद हैं। शुक्रिया। फिर हमारे दरमियान और भी बातें हुई और उस पहली ही मुलाकात में हम एक दूसरे के करीब आ गए। बातों के दरमियान वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हो सका। फिर उस लड़की को नींद आने लगी। वो मुझसे इजाज़त लेकर चली गई और मैं वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गया। न जाने कब तक सोया रहा। बहरहाल जब आंख खुली तो अच्छा खासा दिन निकल आया था। खिड़की के रास्ते तेज धूप अंदर आ रही थी। मैं जल्दी से उठा। कमरा खाली था। मैंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा, वहां भी कोई नहीं था। और हैरत की बात यह थी कि आसार ऐसे थे जैसे यहाँ कोई रात में आया ही नहीं हो। कोई निशान भी ऐसा नहीं था। मैं बौखलाकर उस मकान के पिछले हिस्से से बाहर निकल आया। दूर दूर तक रेत उड़ाता हुआ मैदान। वहां किसी किस्म का कोई फार्म हाउस नहीं था। मैं पागलों की तरह उस घर से दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। हैरत और खौफ ने मेरे जहन को बिल्कुल ही सुन कर दिया था। उफ मेरे खुदा, मैंने आखिर किन लोगों के दरमियान रात गुजारी थी? कौन लोग थे वो? क्या कोई जिन, भूत या कोई और? मेरी गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी जहां मैं उसे छोड़कर गया था। अब चूंकि दिन का वक्त था, बारिश भी थम गई थी, इसलिए उस रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त हो रही थी। कुछ देर के बाद एक सुजुकी वाला मुझे अपने साथ बिठाकर गाड़ी को खींचता हुआ शहर ले आया। उस लड़की ने मुझे अपना एड्रेस भी बता दिया था। मैं जानता था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो कोई ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो मुझे ज्यादा हैरान नहीं करेगी। जैसे अंबर नाम की कोई लड़की इस घर में नहीं रहती, हम किसी अंबर को नहीं जानते, या अंबर का तो 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है, वगैरह वगैरह। या फिर यह हो सकता है कि वो एड्रेस ही गलत हो, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। ना तो वो एड्रेस गलत था और ना ही किसी ने ये बताया कि अंबर नाम की किसी लड़की का वजूद नहीं है, बल्कि खुद अंबर ही से मुलाकात हो गई। यकीनन आप सब हैरान हो रहे होंगे। हैरान होने की बात ही है। अब सुनिए क्या हुआ आगे। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला था। अंबर, मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये सब क्या है? तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? मुझे अंदाजा था कि आप मेरी तलाश में यहाँ तक जरूर आएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आए, अंदर आ जाएं, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। मैं उसके ड्राइंग रूम में आ गया। हाँ, अब बताओ क्या बात है? तुम लोगों के रवैये इतने पुरस्कार क्यों हैं? इरफान साहब, मैं आपको यहाँ बुलाना चाहती थी, उसने कहा। आपकी निगाहों के सामने सिर्फ धोखे हैं, वहाँ भी और यहाँ भी। आप वादा करें कि जो कुछ भी मैं कहूँगी उसे सुनकर आप परेशान या खौफजदा नहीं होंगे। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं परेशान या डर जाऊँ। तो फिर ये सुन लें कि मैं इंसान नहीं हूँ। यानी अब तुम मुझे मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा नाम अंबर है। आप जिस घर में हैं, मैं इसी घर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। तो कौन हो तुम? मैं एक जिनज़ादी हूँ। एक जिनज़ादी, और मेरे सामने
جی ہاں، انسانی شکل میں ہوں، اصلی شکل میں نہیں ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں یہاں پر اپنے جنات ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ سب تو خیر ٹھیک ہے، لیکن تم جو کہہ رہی ہو میں اس پر یقین کیسے کر لوں؟ تو پھر آؤ میں تمہیں اپنی اصلیت دکھاتی ہوں۔ اس نے ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے میں جاؤ، تمہیں بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے گا۔ امبر پلیز، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، تم جو کچھ بتانا چاہتی ہو بتا دو۔ میں خوف کھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم نے کہا تم ایک جن زادی ہو، مان لیا، لیکن اس کے آگے بتاتی ہوں۔ اب سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کچھ لوگ اس گھر میں رہنے کے لیے آئے، اس گھر پر چکے میں اور میرے والدین رہتے تھے۔ ہم نے کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کیا، ان کے کسی کام میں ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی، کبھی کسی چیز سے ان کو ضرر نہیں پہنچایا۔ یعنی ہم انسان دوست تھے، لیکن وہ انسان بہت زیادہ عیاش تھے، برے کام کرنے والے تھے۔ وہ یہاں آ کر زنا کرتے تھے لڑکیوں کے ساتھ۔ وہ لڑکیاں بھی مزے سے پوری رات عیاشی میں گزارتی تھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جنات ہیں اور پسند کرتے تھے کہ اس گھر میں وہی شخص آئے اور اسی کا خاندان آئے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہے، کم از کم نماز تو پڑھے۔ لیکن وہ لوگ یہاں پر دن رات شراب پیتے، راتوں میں یہاں پر لڑکیاں آتی، ناچ گانا ہوتا۔ مجھے یہ بات برداشت نہیں تھی، اور وہ لوگ جو اس رات تمہیں نظر آئے تھے وہ ایک ڈرامہ کمپنی تھی۔ یعنی جو کچھ وہاں پر ہوا وہ سب سچ تھا۔ ہاں، ان میں زرینہ بھی شامل تھی۔ زرینہ وہی عورت جو آپا کا کردار ادا کر رہی تھی؟ ہاں وہی۔ وہ اسی محلے میں رہتی ہے۔ وہ یہاں پر آئی تھی اسی ڈائریکٹر کے ساتھ۔ پوری رات وہ عیاشی کرتے رہے، گناہ میں مبتلا رہے، زناکاری کرتے رہے، اور پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے، کیونکہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پاک صاف گھر میں کوئی گندگی پھیلائے۔ تو بہت خوب، تم نے ان سب کو مار دیا۔ ہاں، پورے یونٹ کو میں نے مار دیا۔ پر کیوں؟ تم تو انسان دوست تھی، تم کسی اور طرح سے بھی ان کو سبق سکھا سکتی تھی۔ میں نے ان کو بہت طرح سے سبق سکھانے کی کوشش کی، ان کو بہت طریقوں سے نشانیاں دی کہ یہاں سے چلے جاؤ، ان کو ڈرایا بھی، ان کو دھمکایا بھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کیونکہ وہ جنات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ بس مجبور ہو گئی۔ ان ناپاک لوگوں کو یہاں سے نکالنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے، اور میں نے ان کو مار دیا۔ تو پھر وہ فارم ہاؤس، دراصل اس فارم ہاؤس میں بہت عرصہ پہلے ہماری رہائش تھی، پھر وہاں سے ہم اپنی رہائش کو بدل کر اس گھر میں آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو یہ گھر بھوتیا گھر کہلائے گا، یا یہاں پر یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ قوم جنات کو کسی طرح بھی برا بھلا کہا جائے، کیونکہ ہر جن برا نہیں ہوتا۔ جس طرح انسانوں میں بد انسان بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور سرکش اور ظالم بھی۔ میں اور میرے ماں باپ بہت شریف جنات میں شمار ہوتے تھے، اس لیے میں نے ان کو یہاں پر نہیں مارا، میں ان کو اسی فارم ہاؤس پر لے گئی، اسی طرح بھیس بدل کر امبر کے روپ میں، اور ان کے پاس میں نے اسی طرح اداکاری کی جس طرح تم نے سارا منظر دیکھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک انسان ہوں، لیکن میں انسان نہیں تھی۔ میں تو ان کو وہاں پر دھوکے سے لے کر گئی تھی، اور وہیں کی وہیں سب کو مار کر ان کی لاشیں میں نے دفنا دی۔ اسی وجہ سے ہر رات وہ سارا منظر ہر انسان کے سامنے آتا ہے جو وہاں پر بھٹکتا ہوا پہنچتا ہے، خاص طور پر بارش کی وہ رات، جس رات ان سب کا خون ہوا۔ بس جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی بھٹکتا ہوا مسافر آتا ہے، اس کو وہ تمام مناظر دکھائے جاتے ہیں، اسی طرح ان کو مارا جاتا ہے۔ بس تمہارے سامنے کسی کو مارا نہیں گیا، کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو، اور میں سمجھ گئی تھی کہ تم وہاں سے جاؤ گے تو ضرور اس بات کی کھوج لگاؤ گے۔ اسی وجہ سے تمہارے سامنے کچھ بھی خونی مناظر پیش نہیں کیے گئے، بلکہ بہت آسانی سے تم نے رات گزاری، تمہیں کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اگر وہاں پر کوئی عیاش یا بدکار آدمی آتا ہے تو اس کی موت وہیں واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ میں کسی بھی گناہ گار کو نہیں دیکھ سکتی ہوں کہ وہ گناہ کرے، اسی طرح وہ مرتے ہیں۔ تم اچھے انسان تھے، اس لیے تم بچ گئے، اور تمہیں میں نے پوری کہانی بھی سنا دی۔ تو اب تم ٹھیک ہو، تم خوش ہو، تو کیا تم ہمیشہ لوگوں کو مارتی رہو گی؟ ہاں،
जब तक इंसान बदकारी करना ना छोड़ेगा तब तक मैं मारती रहूंगी। इस घर में तो नहीं मारूंगी, लेकिन मैं उस फार्म हाउस में जाकर हर इंसान को मारूंगी, उस जरीना को, उसके उस आशिक को, और आने वाले हर अय्याश इंसान को मैं उसके सामने एक खूबसूरत लड़की बनकर आती हूँ। अगर वो मेरी तरफ गंदी निगाहों से देखता है तो उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया जाता है। पर मुझे खुशी हुई कि इतने बुरे इंसानों में एक अच्छा इंसान मुझे नजर आया, तुम्हारी सूरत में। इसलिए तुम आज से मेरे दोस्त हो, और जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा मैं हाजिर रहूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना लोगों को शक होगा कि इस वीरान घर में आखिर तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया, पर अब तक हैरतज़दा हूँ कि सच में जो कुछ मैंने देखा क्या वो सब सच था। और जब भी दिल चाहता है उससे मिलने का मैं उसके घर आ जाता हूँ। लोग मुझे पागल तो समझते होंगे कि एक वीरान कई साल से बंद घर में मैं क्या करने जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ पर मेरी दोस्त जिनजादी अंबर रहती है।